हेलो, जी मीर साहब, आवाज आ गई है जी आपकी। बड़ी शुक्र है, बीच में कट गई थी और मेरे इशारों के बावजूद भी हमारे जो स्टाफ है, प्रोड्यूसर वगैरह समझ नहीं पा रहे थे। अच्छा, मैं आपसे पूछना यही चाहता हूँ, किस्सा एक ही है आजकल जो हो रहा है, ये चीफ जस्टिस का हवाले से जो एक केस बनाया अरसलान पर और मलिक रियाज पर, क्या ये आपने तो बहरिया टाउन वगैरह सारा किस्सा देखा होगा, सुना होगा, इसके थ्रू गुजरे भी होंगे, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मीर साहब, ये जो पूरा मामला है ना, इसके कई पहलू हैं। कुछ कानूनी पहलू है और ज्यादा बड़ा पहलू इसका अखलाकी है। असल में ये जो मलिक रियाज है, ये एक अलामत है इस सोसाइटी की ना। ये पूरा माशरा चूंकि अब जरपरस्त बन चुका है और नीली पीली कारों और ऊंचे और चमकते दमकते महलात का ये दौर है, जिसमें हर आदमी दूसरे को कोनी मारकर और टांग जो है वो मारकर आगे निकलने की कोशिश में मसरूफ है। और ये जो मुसाबिकत की दौर है, ये कोई आला अखलाकी इक़दार पर तो मबनी नहीं है, दौलत के हुसूल के लिए। ऐसे में ये जो मलिक रियाज जैसे लोग होते हैं, ये एक वहशियाना धमाल डालते हैं और हर किस्म की सफाकी को बरकाल लाते हैं। और हमारी सोसाइटी का हर हिस्सा, आप देखें, 3 रियासत के जो 4 सुतून कहे जाते हैं, उनमें 3 सुतूनों को तो ये पूरा खरीद चुका था। मुकन्निना, आमिला और सहाफत जो है वो तो उसकी मुकम्मल जेब में है, आज भी है, टिल टुडे है। मैं और आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं तब भी है। और वाहिद एक सुतून वो खरीद नहीं सका, जिसका नाम है अदलिया। और उस सुतून को वो खरीद नहीं सका, उसमें फर्क पैदा किया सिर्फ एक आदमी ने, जिसका नाम है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। तो आप देखें, उसने फोकस उसी एक आदमी को किया। 100 से ज्यादा मुकदमात थे, जो 40-42 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ हवालों से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, सुमोटो के हवाले से, उनको 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, एक आदमी समाअत नहीं कर रहा। आप देखिए, जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है, उसने सिर्फ एक आदमी को खरीदने की कोशिश की है, एक आदमी को मैनेज करने की कोशिश की है, बाकी 2 आदमी के लिए वो क्यों कुछ नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ना वो तीनों को खरीद नहीं रहा था, उसे मालूम था कि इस अदलिया का कोई एक आदमी भी फरोख्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट इस काबिल न रहे कि उसके केस की समाअत कर सके। बाकी रियासत के हर सुकून के साथ वो टैकल कर सकता था और टैकल करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस रवैये का मुजाहिरा कल भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप देखें जिस वक्त उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो किस बात पर खफा था कि चीफ जस्टिस ने मेरा केस क्यों नहीं सुना। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि ये लोग मेरे केस ना सुने। बाकी तो मैं हर जगह से FIA उसकी जेब में है, नैब उसकी जेब में है, ईवान सदर से और ईवान वजीर आजम से उसकी जो है वो रात की तारीखी में तो उससे उसके मामला होते हैं। तो मामला सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वो अदलिया जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जुर्रत का शाहकार है और वो आशुक्ता 17-18 लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो उनके हाथों में नहीं आ रहे और उसकी वजह से ये सारी बेचैनी है। और हमारी सोसाइटी में ऐसे तज्जियाकार मौजूद है, ऐसे एंकर मौजूद है, ऐसे अहले सहाफत मौजूद है, ऐसे कॉलम नवीस मौजूद है जो ऐसे दलाइल घड़ते हैं जिससे जो है वो मलिक रियाज के दलाइल को मलिक रियाज की यानी जो है ना हर्जा सराई को तकवीत मिलती है। वो उसकी हर्जा सराई को दलील का रूप देते हैं और उस दलील पर ढोल पीटते हुए नजर आते हैं। आप देखें वो 10 बड़े कॉलम नवीस जिसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान लाखानी और मीर शकील उर रहमान की जेब में जिनके नाम हुआ करते हैं और जो बड़े कॉलम नवीस समझे जाते हैं, उन कॉलम नवीसों ने मलिक रियाज का जिक्र कैसे किया है आप जरा देखें। इन मामला पर वो लिख कैसे रहे हैं ये देखें। एंकर का जिक्र हो रहा है, आप एंकर की गुफ्तगू देखें, यानी जब वो अदालती बयान देकर बाहर निकला है तो उस अदालती बयान के एक नुक्ते को भी ये जेरे बहस लाए हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन 3 इल्जाम को जो है वो तकवीत दी है, वो 3 इल्जाम जो है जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो प्रोपेगेंडा स्टंट का शाहकार है और मतलब प्रोपेगेंडा वर्बल्स के जितने भी जो है वो तरीके किताबों में लिखे हुए हैं वो सारे तरीके इख्तियार किए हुए हैं उसकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कवरेज नहीं की जाती। वो जुर्रत पसंद सहाफी जो छोटे रिपोर्टर्स होते हैं, उन्होंने जिस तरह मलिक रियाज से सवाल पूछे, जब वो कुरान हाथ में उठाए हुए थे तो कहा बताइए आप जो किताब लहरा रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस के लिए ये सारे कॉलम लिखे हैं, ये आपने खुद लिखे हैं, आप जरा कुरान पर हाथ रखकर बताएं कि किसने कर दिए हैं। तो उसे कॉलम नवीस का नाम लेना चाहिए या कुरान पर हाथ लेकर बताना चाहिए जहां उसने लिखे हैं। नहीं बताया, उससे कहा गया कि किसने पैसा नहीं है नाम दे, वो देना। अगर कुरान उठाने का सिलसिला उसने शुरू किया है, कुरान पाक उठाने
کا इन सरपरस्तों ने मतलब जो है वो कुरान पाक को, सोसाइटी की आला अखलाकी इक़दार को, मस्जिद को, कुरान पाक को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदगुज़ीदा हस्ती को एक मजाक बनाकर रख दिया है। ये लोग असल में तौहीन के असल ये लोग मुर्तकिब हुए हैं। इन लोगों का मुआवजा होना चाहिए, उन लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए जो उनके करीब करीब नजर आते हैं। देखिए अभी भी जुर्रत का मुजाहरा वुकला कर रहे हैं, वो वुकला जो मलिक रियाज के दरबार में बैठे हुए नजर आते थे, बड़े बड़े नाम अब इनकार करते हुए नजर आते हैं। जब एक लकीर खींच ली जाए तो फिर सोसाइटी के लोगों के पास इसके अलावा कोई फैसला नहीं होता कि वो लकीर के इस तरफ नजर आए या उस तरफ नजर आए। दोनों दो अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मीडिया के लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें, एंकर पर्सन के भी, लिखने वालों के भी, और कुछ नाम तो नहीं आए ना जी, ज़ेरे पर्दा बहुत से नाम होंगे। आप कह रहे हैं सब मालकान से इनके ताल्लुकात, सब समराज सभी से हैं जी, कोई एक इस्तिस्ना हो तो दूसरी बात है। ये जो सारा मीडिया मैनेजमेंट है, इससे क्या जो एक प्रोग्राम भी जिसकी ऑफ द स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग थी वो सारी अब पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या लगता है आपको कि बड़ी बदनामी नहीं हो रही मीडिया की जी? और मीर साहब ये जो है ना, ये जो वाकया है, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला किसी आदमी को उस वक्त तक नहीं मारता जब तक कि वो जैसा है वैसा दुनिया पर जाहिर न कर दे। रीढ़ की हड्डी आदमी की सनसना उठती है। ये सारे लोगों के बेनकाब होने का वक्त आ गया है। ये जो कल कुछ एंकर जो है वो अपनी टाइयों को दुरुस्त करते हुए जगमगाती स्क्रीन पर कह रहे थे कि हम अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करते हैं, ये हमारे सामने शायद ना फरमाएं और ये तकरीर ना फरमाएं। सीधे सीधे आप लोगों से सवाल है, आप मलिक रियाज के फैज याफ्ता हैं या नहीं, इसका जवाब दे हाँ या नहीं में। और ये अपनी एहतिसाब को पेश करने का तरीका ये नहीं होता कि फिर जज भी करें, फिर जर्नैल भी करें, फिर ये भी करें, फिर वो भी करें। एहतिसाब के लिए पेश तो आदमी खुद करता है अपने आप को। ये तरीका नहीं होता। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ तो ये नहीं हुआ, काजी को ये नहीं कहा गया कि जाइए और इस सोसाइटी के हर आदमी से पहले सवाल कीजिए और फिर मुझसे बात कीजिए, ये नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को जो है वो अदालत के रूप में कर लिया। ये तरीक़ाकार होता है। हमें ये समझाया नहीं, ये कोई ये सोसाइटी जो है ना वो अब तकरीरों से, शेरों से और ये जो है ना ये ऊंचे ऊंचे नारों से, ऊंची ऊंची बातों से मुतासिर नहीं होती, अब सीधी और दो टोक बातों से मुतासिर होती है। अहले सहाफत में जो भी आदमी है, हम समेत जो भी आदमी है जिस पर जो इल्जाम है वो अपने आप को पेश करे और अपनी वजाहतें करें और अपनी वजाहत को दूसरे की वजाहत के साथ मशरूत ना करें। जिस आदमी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो ओपनली कहे, वो इस तरह ना कहे कि उस पर लानत है, इस पर ये है, उस पर वो है। वो सीधी सीधी बात कहे, भाई मैंने नहीं लिया, मैं अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करता हूँ। मसला ये है कि कौन आदमी, यानी ये 2-3 लोगों ने तो वजाहत की, हम फेस वैल्यू पर उनकी वजाहतों को मान लेते हैं कि उनकी हद तक नहीं होगा, मगर बाकी 5 लोगों ने तो वजाहतें भी नहीं की है। वो लोग तो जो वो डुब के बैठे हुए हैं और हम उनके कैरेक्टर्स को क्या जानते नहीं है। आखिर वो कौन सी टकसाल है जिनमें इनके लिए वो सिक्के ढलते हैं जो हर रोज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं? वो किस तरह होते हैं? कैसे उनके हर शहर में घर है? कैसे वो इतने सारे ट्रिप्स करते हैं? किस तरह वो घूमते फिरते हैं? किस तरह उनके पास ये 15-15 और 20-20 हजार की टाइयां होती हैं? किस तरह ये 50-50 हजार और 1-1 लाख के सूट पहनते हैं? ये सोसाइटी में कौन सी कदरें मुतारिफ करा रहे हैं और किस किस्म का माशरा बनाना चाहते हैं? तो अहले सहाफत जो है उन पर एक सीरियस किस्म का सवाल है, संगीन किस्म का सवाल है। वो सबकी पगड़ी उछालते हैं, वो सब के बारे में सवाल उठाते हैं, वो सब के खिलाफ सवाल फ्रेम करते हैं। अब वो अपने ऊपर पैदा होने वाले सवाल को दूसरी सोसाइटी के सेगमेंट के साथ मुंसलिक और मशरूत न करें, अपने मुताबिक सवाल का जवाब वो वैसे ही दें। अगर उनकी इस दलील को मान लिया जाए जो दलील कल इख्तियार की गई है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब मखदूम अमीन फ़हीम की बात की जाए तो मखदूम अमीन फ़हीम ये कहे कि भाई कामरान खान का एहतिसाब करें, फिर कहे वो भाई हामिद मीर का एहतिसाब करें, फिर मुझसे एहतिसाब करने आए। वजीर आजम गिलानी के बेटों का जब मामला है तो वजीर आजम गिलानी का बेटा ये दलील इख्तियार कर ले कि भाई पहले कामरान खान का एहतिसाब करें, हामिद मीर का एहतिसाब करें और शाहीन सहबाई का एहतिसाब करें। और फिर देखिए हेम बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा मतलब जियो और जंग ग्रुप है, मैं नाम लेकर बात करता हूं, ये जो आपका मलिक रियाद है, इसने जिस स्टेज पर अपनी दौलत का नंगा नाच नाचा है वो स्टेज इनके लोगों ने तैयार करके दिया है।
अगरचे उनके ही ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहाफत की आबरू और लाज रखी है। हम अंसार अब्बासी का नाम सुनते हैं तो एक फख्र का एहसास होता है। हामिद मीर ने जो है वो इस मौके पर बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश की है, अपने तय उन्होंने एक एक चीज की वजाहत करने की कोशिश की है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका किरदार मशकूक है। और कल अदालती फैसले में जो नुकात अहले सहाफत के लिए उठाए गए हैं, मैं उसके एक एक नुक्ते की तायीद करता हूं। अदालती फैसले में वो बिल्कुल सही नुकात उठाए गए हैं। हमारी सहाफत का मैग्ना कार्टा इस में एक फिक्रे में बंद करने की कोशिश करता हूं कि देखें, आजादी कभी भी बेलगाम नहीं होती। आजादी बगैर पाबंदी के आवारगी होती है और पाबंदी बगैर आजादी के गुलामी होती है। ये जो कुछ हम टीवी पर देख रहे हैं, न इनको उर्दू आती है, न इनको दलील नहीं आती है, न ये इतने बरसों से जो है वो अपने आर्गुमेंट और सवालात की गैर जानिबदारी का कोई पैराया बना सकते हैं। एक ही तरह के सवालात, एक ही तरह की गुफ्तगू, एक ही तरह का उस्लूब, एक ही तरह की प्रोफेशनली तौर पर भी ये इतने पुअर होते हैं और ये हमारी सोसाइटी की एक एक चीज पर सवाल उठा रहे होते हैं। फिर आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं जो आई है, आप देखिए उसमें क्या रवैया इख्तियार किया गया है, किस किस्म की ऑफियर गुफ्तगू होती है, क्या बातें होती हैं और उसके दिफा की कोशिश की जा रही है। यानी मैं भी उस इदारे से वाबस्ता रहा हूँ, मुझे जाहिर है यानी बाकी लोग तो जो है वो इससे खुश होते हैं, मुझे इससे तकलीफ पहुंची है और मैंने जो है उनके लोग वहाँ उस इदारे के कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी रही, उनके साथ थोड़ी बहुत जो है वो हमने कोई मशवरे भी दिए। ये इतना गलत कह रहा है कि आप एक नाकाबिल दिफा मुकदमा लड़े, इसको आप जो है वो आवाम पर छोड़ दें आप, और आप अपनी सहाफत जो सही मानों में करनी चाहिए उसका आगाज करें। जो ये आदमी गलती से तबाह नहीं होता, गलती पर अपने इसरार से तबाह होता है। गुनाह का खौफ आपको जब गुनाह पर जमा देता है तो तबाह होता है। अगर आपसे गलती हो गई है, आप जो है वो अपना सजदे सहू करें, उन लोगों को जो है वो देखें कि कौन से नॉन प्रोफेशनल लोग जो है वो सहाफत के प्रोफेशनलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। ताहिर साहब, बहुत आपका शुक्रिया जी, आपने बहुत तफसील के साथ इन बातों पर गुफ्तगू की और मुझे सवाल करने की जहमत भी नहीं आपने दी, बहुत अच्छा किया। मैं पूरी तफसील के साथ हमने आपकी गुफ्तगू सुनी, इसके साथ लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।